जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से एक लगभग 1 या 2 हफ्ते के ब्रेक के बाद डॉक्टर अंशु जोशी हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है। और उनसे हम कई सारे बड़े डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे जो हम इस पूरे अरसे में नहीं कर पाए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंशु जी। जय हिंद, नमस्कार। अमर, अपने शो पर बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार। सभी दर्शकों को भारत माता की जय। भारत माता की जय। अंशु जी, रिसेंटली हमने देखा है कि वैसे तो जो हॉटेस्ट टॉपिक चल रहा है पिछले कई महीनों से, इनफैक्ट February 28 से, वो यही है कि जो हम वेस्ट एशिया में देख रहे हैं, ईरान, इसराइल और यूएस कॉन्फ्लिक्ट। इस सब के बीच में पाकिस्तान ने फिर वो अपना जो पीस मेकर वाला किरदार अदा करने की कोशिश की, पीस टॉक्स फेल्स में। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान ने अनाउंस कर दिया कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, फिर बंद हो गया, फिर खुल गया, फिर बंद हो गया। ये सारा फिर डोनाल्ड ट्रम्प के भी स्टेटमेंट्स, कभी वो कुछ बोलते हैं फिर वापस चले जाते हैं। ये जियो पॉलिटिक्स में आखिर चल क्या रहा है? ऐसा कभी इतिहास में नहीं देखा गया कि कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, चीजें कुछ हो रही हैं, फिर यू टर्न लिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या है जो बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल रहा है, बंद हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई और कुछ चल रहा है? और उसके अलावा भी हम बहुत सारे डेवलपमेंट्स पे जिन पे हम आगे बात करेंगे। पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ आखिर क्या कहानी है इसके पीछे? अंबर, अभी पिछले 10-12 दिन के यदि हम डेवलपमेंट्स को देखें तो शांति वार्ता विफल रहने से इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये आपको मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा था कि मुझे ये वार्ता कहीं से भी होती हुई, और अगर होती है तो सफल होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। आपसे बोली थी मैंने ये बात। उसके पीछे कारण थे। पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को पालने पोसने वाला देश है, जिस तरह से अमेरिका के कहने पर उसने ये तमाम एक नाटक पूरी दुनिया को दिखाया है, तो वो आखिरकार एक पोस्टमैन, उसने सिर्फ चिट्ठियां इधर से उधर की। उसकी मध्यस्थ की क्या भूमिका रही इसमें? और हमारे यहाँ कुछ लोगों ने बड़े गाने गाए कि देखो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की विदेश नीति को। पाकिस्तान की विदेश नीति में आपको बताऊं कि सिर्फ भीख का कटोरा लेकर के किस तरह से आईएमएफ से उसे लोन मिल जाए, किस तरह से उसको दूसरे देश जो सऊदी या यूएई जैसे देश हैं वो उसको पैसा दे दे पैसा वापस ना मांगे, किस तरह से अपने यहाँ के खर्चे चला सकें, क्योंकि चीन तो पहले ही खरीद के बैठा हुआ है पाकिस्तान को। यदि हम जियो पॉलिटिकली देखें तो ग्वादर में जिस तरह से चीन बैठा है, जिस तरह का हैवी इन्वेस्टमेंट चीन ने किया, अब तो चीन और इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान को अपने बेल आउट होने के लिए अमेरिका जैसे देश की जरूरत पड़ी, लेकिन पिसेगा आगे चल के, क्योंकि चक्की के दो पार्टों में जो जाता है वो पिसता है, एक तरफ चीन है, एक तरफ अमेरिका है। तो बहरहाल, दूसरा, आतंकवाद की धरती से आप शांति वार्ता का प्रयास भी कैसे कर सकते हैं? तो इस्लामाबाद में ये तमाम पूरा इन्होंने हो हल्ला मचाया। उसमें फिर हमको ये भी ध्यान है कि शाहबाज शरीफ ने कैसे कट कॉपी पेस्ट, मतलब नकल में भी अकल की जरूरत होती है, जो अमेरिका से आया वो एज इट इज लगा दिया पहले सोशल मीडिया पे, फिर उसको एडिट किया। तो वो सारे एक्सपर्ट्स हम लोग तो देख रहे थे, समझ रहे थे, हंस रहे थे कि क्या ही होगा। वही हुआ। मेरी जो नजर थी वो दोनों देशों की मांगों पर थी। ईरान के जो सूत्र थे और अमेरिका के जो सूत्र थे, जो मांगे थी, उनको जो हम यदि देखें, आकलन करें, तो ये इतनी टफ मांगे थी। ईरान मांग रहा है कि मुझे सिक्योरिटी गारंटी दो कि कोई मुझ पर अटैक नहीं करेगा। अमेरिका या इजराइल ऐसा क्यों करेंगे? और यदि अमेरिका ऐसा कह भी दे तो इजराइल क्यों मानेगा? फिर ईरान का ये कहना था कि मेरे प्रॉक्सीज को कोई टच नहीं करेगा या मुझे कोई टच नहीं करेगा। हाउ इज इट पॉसिबल? वो प्रॉक्सीज नहीं, वो बाकी दुनिया के लिए आतंकवादी संगठन है, हुती, हिजबुल्लाह और हमास। फिर ईरान की ये मांग थी कि यूएस अपनी सारी जो बेसेस है यहाँ से उसके आसपास की, उसको लेकर के चला जाए, उनको बंद कर दे। ऐसा कैसे हो सकता है तब जबकि खाड़ी देशों और अमेरिका के बीच में ये पूरा पैक्ट है, पेट्रो डॉलर का खेल ही यहीं से शुरू हुआ था। तो ये इस तरह की शर्तें, न्यूक्लियर मैटर्स को लेकर के भी अब ईरान की कुछ टफ के पॉइंटर्स थे। अब अमेरिका की शर्तों को देखो। अमेरिका मांग रहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर अमेरिका, इजराइल और जो दूसरे देश हैं, आईएईए है, वो पूरा कंट्रोल रखेंगे। क्यों मानेगा ईरान? ईरान तुरंत ये सब कुछ समाप्त करे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोले, वो ऐसा क्यों करेगा? उसे क्या मिल रहा है? प्रॉक्सीज को मदद करना बंद करे, ऐसा ईरान क्यों करेगा? तो वो दोनों तरफ से जो ये पॉइंट्स थे, ये आपस में क्लैश कर रहे थे। तो न ये मानने वाले थे, न वो मानने वाले थे, और वही हुआ। और तो और जिस तरह से वैंस भागे हैं पाकिस्तान से, तो वो और एक पूरी दुनिया के देखने लायक तमाशा हो गए। तो मिला करके ये समझ आ रहा था कि ये बातचीत विफल होगी, क्योंकि इन्हीं बिंदुओं को लेकर के लगभग
ओमान और जिनेवा में भी बातचीत विफल रही थी। अब इसके बाद फिर एक हमने देखा एंगेजमेंट, लेकिन अब अमेरिका ने एक बहुत ही श्रूड स्टेप उठाया, मैं कहूँ, जिसके लिए उसने टाइम बाय आउट किया था इतने दिनों से। मैं लगातार कह रही थी कि ट्रम्प कुछ करेंगे, उन्होंने टाइम बाय आउट किया हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुहाने पे जो उन्होंने अपने वॉरशिप्स तैनात कर दिए और वो पॉइंट जो चोक कर दिया, वो गेम चेंजर के रूप में हमें देखना चाहिए। उसके बाद ईरान को समझ में आया कि मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बीच से रोक रखा है, चोक कर रखा है, लेकिन उसके मुहाने पे जाके अब अमेरिका बैठ गया, तो एक तरह से अमेरिका का इक्वल फुटेज और हैंड वहां पर हो गया है। तब जाकर के, और फिर इसके बीच हमने देखा कि इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों की जो सीज फायर की घोषणा हुई, उसके बाद अराक्ची का स्टेटमेंट आया कि भाई हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल रहे हैं। अराक्ची के स्टेटमेंट के बाद ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल रही है। एक रात बीती और फिर स्टेटमेंट्स आ गए ईरान के कि यूएस ने हमको धोखा दिया है, यूएस तुरंत जहां पर उस अपने वॉरशिप्स डिप्लॉय कर रखे हैं उन सबको पीछे ले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से खोले। इतनी मुश्किल से अमेरिका वहां पहुंच के बैठा है, अमेरिका क्यों पीछे हटेगा? अब ट्रंप वहां से पीछे नहीं हटेंगे, तो इसी बात पर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिर से बंद कर दी। तो ये एक खेल चल रहा है। पैरेलली आप देखो, इजराइल की तरफ से नेतान्याहू जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स लगातार देते चल रहे थे, ये शांति वार्ता की जब सब बातचीत चल रही थी कि आप कोई भी शांति वार्ता कर ले, इजराइल के बिना कैसे युद्ध सीज फायर की ओर जा सकता है, क्योंकि वॉर दरअसल इस पूरे क्षेत्र में इजराइल और हमास, इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा था। इसमें आकर के अमेरिका कूदा तो नेतान्याहू के इस तरह के स्टेटमेंट्स आए। और इसके बीच में आप देखो, लेबनान के साथ अभी जिस तरह से हिजबुल्लाह के जिस तरह से इजराइल इंगेज हुआ, तो जब ये लोग ट्रूस की बात कर रहे थे, यूएस और ईरान, तब इजराइल क्या कह रहा था, आपको जो ट्रूस करना है करो, लेबनान के संदर्भ में मैं किसी प्रकार के सीज फायर को नहीं मानता। और लगातार ताबड़तोड़ हमले इजराइल ने लेबनान पे किए। तो एक तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हो गए। अब इसमें आप देखो, इजराइल है, हमास है, लेबनान है, हिजबुल्लाह है, ईरान है, हुतीज हैं, यूएस है, तुर्की और बाकी के खाड़ी देश यदि आप देखें तो वो साइड में खड़े हुए हैं, पाकिस्तान है। पाकिस्तान की एक भूमिका तो है और मैं उसको बहुत नकारात्मक तरीके से देखती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो लगातार चीन की मदद ईरान तक उस सरहद से पहुंचा रहा है जो वो ईरान के साथ साझा करता है। और ये भूल जा रहा है कि अमेरिका के साथ जिस तरह से हाथ थाम के खड़ा हुआ है, इस एक बिंदु पर आगे कभी भी पाकिस्तान पर आक्रमण भी हो सकता है। अमेरिका की तरफ से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया जा सकता है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ही बात बोल रही हूँ। तो अमेरिका के हवाले से जब हम देखें, आज उसे जरूरत है तो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। उसको सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए भूमि की, एक देश की, उसके नाम की जरूरत है। और पाकिस्तान वो देश है जो हमेशा अपनी जमीन का, अपनी सेना का, अपने आप का इस्तेमाल करवाता है, चाहे वो चीन से करवाए, चाहे वो अमेरिका से करवाए। तो ये जो पूरा परिदृश्य है, ये कॉम्प्लिकेट इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें हर देश के अपने जो हित है वो बिल्कुल अलग अलग टेंजेंट्स के हैं और अलग अलग प्रकार के हैं। कहीं कोई ऐसा एक कॉमन ग्राउंड नहीं दिखाई पड़ रहा जिसमें सबको लगे कि भाई युद्ध का अंत हो, ये सब चाहते हैं, लेकिन किन शर्तों पर। और यहां पर आकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर ईरान को लगता है कि अरे मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन की, यूएस ने अपने वॉरशिप्स पीछे नहीं लिए। वो क्यों लेंगे वॉरशिप्स पीछे? वो वॉरशिप्स वहां डिप्लॉय करके ही उन्होंने ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाई है। तो ट्रंप को भी पता है कि मैंने कौन सी कमजोर नब्ज ईरान की दबाई है, वो उसे पकड़े रहेंगे। तो आप देखो कि इसमें जिस तरह की सबकी अभी भूमिका चल रही है, उसमें मुझे युद्ध समाप्त होते हुए नहीं दिखाई पड़ता, अनलेस एंड अनटिल कि इसमें फिर एशिया से दूसरे देश, यूरोप के देश, अमेरिकाज में फिर हम यदि लैटिन अमेरिका की ओर चले जाएं, कनाडा की ओर चले जाएं, वो एक पूरा वहां से एक मोमेंटम बने कि आपको ये युद्ध समाप्त करना चाहिए, क्योंकि इसका जो असर है वो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन्स, सप्लाईज, अर्थव्यवस्था और कीमतों पर पड़ रहा है। तो जो अपने आसपास एक पूरा ये संकट बना है, कहीं ना कहीं ठीक है हमारे पास अभी एक कुशन है, लेकिन अंबर हम ये तो नहीं नकार सकते ना कि पूरी दुनिया पर किस प्रकार का एक संकट जो है वो हम देख रहे हैं। तो ये स्थिति है पूरी। बिल्कुल। लेकिन उस सब के बाद में अंशु जी, हमने कई सारे डेवलपमेंट्स देखे। पाकिस्तान को जो कुछ उसने किया या फिर जो उसने अपनी जमीन का इस्तेमाल किया, उसके बदले में चंदा या भीख जो भी कह सकते हैं वो मिल गया।
IMF ने 1.2 बिलियन का बेल आउट अनाउंस कर दिया। रॉथस्चाइल्ड के साथ पाकिस्तान की जो वो फाइनेंस मिनिस्टर उनकी मीटिंग हो गई और हाँ। उसमें यूरो बॉन्ड की बात हो रही है। $500 मिलियन की बात उसमें वहां पे हो रही है। तो कुल मिलाकर 1.7 बिलियन पाकिस्तान को मिल गया है। इस पूरे कार्रवाई का बदला उसको मिल रहा है। अब यहाँ पर रॉथस्चाइल्ड आ जाता है, जिस तरह से चीजें और वो हो रहा है, भारत के लिए हम क्या इम्प्लीकेशन इन सारी डेवलपमेंट के चलते देखते यदि हम हैं। स्ट्रेटेजिकली देखें, और एक और बात, रॉथस्चाइल्ड जू है, जू को पाकिस्तान के सारे मंत्री लिख चुके हैं, कैंसरस नेशन, ये सारा कुछ इसराइल को, और अपने आप को इस पूरे पीस पूरे प्रोसेस के दौरान वो अपने आप को एक न्यूट्रल वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और उसी ड्यूरेशन में ये भी कह रहे थे कि आप कैंसरस हैं, आप ये हैं, वो है, और पैसा भी ले रहे हैं। मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन? पाकिस्तान की मैं पहले बात करती हूँ। पाकिस्तान और इजराइल के अगर संदर्भों को देखोगे ना अंबर, तो पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है कि इजराइल कितना भरोसेमंद साझेदार हो सकता है। तो लंबे समय से आप देखो, यदि आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप समझो कि बहुत सारे पुराने इनके लीडर्स ने प्रयास किया कि इजराइल के साथ इनके संबंध ठीक ठाक हो पाए, ताकि इजराइल से इनको टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मदद और इनको फंडिंग मिल सके। लेकिन अब आप इजराइल की तरफ से समझो, इजराइल के लिए पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। जिस तरह का दंश इजराइल ने अपनी जमीन पर सहन किया है, तो ईरान के साथ भी इसीलिए दुश्मनी है, और पाकिस्तान को भी उसी चश्मे से इजराइल दिखता है। इसलिए इजराइल की तरफ से कभी इस प्रकार से मित्रता का हाथ बढ़ते हुए हमने पाकिस्तान के लिए नहीं देखा। तब भी जबकि असीम मुनीर ट्रंप के साथ लंच करके आए, या तब भी जब अब बार बार अमेरिका जो है या ट्रंप जो है पाकिस्तान के कशीदे काटते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप यहाँ पर इजराइल को या नेतन्याहू को थोड़ा अलग थलग देखोगे। इजराइल को यदि एक देश के रूप में देखें तो मेरे मन में बहुत सम्मान है, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रस्टेड पार्टनर है, कम से कम भारत के लिए। हम भारत की भी बात कर रहे थे कि जिसने 62 के, 65 के, 71 के, 99 के युद्धों में और अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी लगातार हमारी मदद की, और बिना किसी शर्त के मदद की। हमारे मुंबई पर जब आतंकवादी हमला हुआ था, तब भी इजराइल ने अपनी मेडिकल कोर और अपनी सेना या अपने जो विशेष इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई तकनीक और सर्विसेज हैं वो हमको देने की बात की थी। तो इजराइल वो देश है, और जिस तरह का सामरिक संबंध भारत और इजराइल के बीच है, उसको भी देखते हुए जब हम पाकिस्तान का एंगल लेकर के आते हैं तो इजराइल बहुत अच्छे से समझता है। ये बिल्कुल वही बात हो गई जो भारत एक रुख हमास के परिप्रेक्ष्य में लेता है। तो हम कहते हैं पैलेस्टीन को मान्यता है लेकिन हमास को नहीं। इजराइल के साथ भी वही है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के जो संबंध है, लेकिन इजराइल जानता है कि भारत की भूमि पर किस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवादी हमले कराता है, और हमेशा इजराइल ने उसकी भर्त्सना की। तो पाकिस्तान कोई स्टेटमेंट दे दे, उसके साथ साथ हमेशा हमने ये रुख देखा है कि इजराइल के साथ संबंध सामान्य हो सके, हो जाएं, लेकिन वो नहीं हो सकते। उसके पीछे जो ये एलिमेंट्री रीजन है, ये बहुत बड़ा रीजन है, ये पाकिस्तान की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ कारण है, और वो प्रवृत्ति पाकिस्तान की कभी बदल नहीं सकती। तो ये कारण है। अब भारत के ऊपर यदि मैं आऊं, कई लोगों ने पीछे ये बातें की कि भाई ये मध्यस्थता तो भारत को करनी चाहिए थी। हम कहीं मध्यस्थता नहीं करते, हमारी विदेश नीति नहीं है इस प्रकार की। हमारा पहला काम होता है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के माध्यम से अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, तो अपनी आंतरिक और सीमा की सुरक्षा को अक्षुण्ण रखते हुए, मानवीय सुरक्षा को अक्षुण्ण रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को सिक्योर करना। और इस पूरे युद्ध काल में हम लगातार देख रहे हैं कि भारत ने वो किस प्रकार से सफलतापूर्वक किया है। तब जबकि चीन जैसे देश में, फिलीपींस जैसे देश में, मलेशिया में, साउथ कोरिया जैसे देश में 60% तक की ऑयल, गैस, एलपीजी के दामों में मूल्य वृद्धि हुई, लोग परेशान हुए, गाड़ियों पर बैन लगे, एसी पर बैन लगे, वॉशिंग मशीन तक पर बैन लग गए, तो भारत जैसे देश में हमने देखा कि बहुत आराम से, ये अफवाहें फैलाने की बात अलग है, लेकिन आप और मैं अपनी डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी सरकार की तैयारी थी, तो हम बहुत आराम से रह पा रहे हैं। हाँ, कीमतों में वृद्धि हम आगे आने वाले समय में थोड़ी बहुत देख सकते हैं, क्योंकि ये भारत से जुड़ी हुई बात नहीं है, ये सब पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ी हुई बात है। जिस तरह से ऑयल एंड गैस सप्लाईज बाधित हुए हैं, उसका असर निश्चित तौर पर अलग अलग उत्पादों की और दूसरे उत्पादों का आयात भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ ऑयल एंड गैस नहीं आता ना,
बहुत सारे दूसरे उत्पाद भी आते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को आप देखो, एग्री प्रोडक्ट्स को आप देखो, केमिकल्स को आप देखो, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वहां से आते हैं। तो निश्चित तौर पर जब सप्लाई चेन बाधित होती है तो ग्लोबली हम देखते हैं कि उसका एक मूल्य वृद्धि से सीधा सीधा रिश्ता होता है। लेकिन अपने यहाँ मुझे ये भी विश्वास है कि वो एक कुशन अभी तक हमारी सरकार ने बना के रखा हुआ है। तो अभी तक उस हीट को या अभी तक उस झटके को हम तक आने नहीं दिया है हमारी सरकार ने। अब सामरिक दृष्टिकोण से यदि मैं आपको बताऊं तो भारत लगातार ये स्टेटमेंट्स दे रहा है कि भैया युद्ध को खत्म कर लो, बहुत हो गया। दोनों पार्टीज के लिए संदेश दिए भारत ने। लेकिन मध्यस्थता की भूमिका के लिए या तो ऑफिशियली डिप्लोमेटिकली एक प्रोटोकॉल वाइज इनिशिएशन हो, क्योंकि भारत जाकर के नहीं खड़ा हो। कल हमारे शिप्स पर हमला हुआ ईरान की तरफ से। पहले ईरान ने हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला, वो 5 देश जिनके लिए खोला गया था उनमें से हम भी एक थे और अभी भी है। लेकिन फिर शिप्स पर भी हमला हो रहा है। यही कारण है मैं लगातार कहती आ रही थी, कई लोग कहते थे कि आप प्रो ट्रम्प हैं। मैं ये समझाना चाहती हूँ आपके शो के माध्यम से कि मैं किसी एक देश के खिलाफ और एक देश के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं एक भारतीय स्कॉलर के रूप में, मैं एक भारतीय प्राध्यापक के रूप में मेरे विषय में जो पश्चिम एशिया में घट रहा है उसको बहुत ही संजय की दृष्टि से कहूं या एक बहुत ही अनबायस न्यूट्रली में देख रही। लेकिन हाँ, जिस देश ने मेरे देश के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दिए हों, जिस तरह से खामेनेई ने लगातार हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे देश के लिए बयान दिए, जो देश कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताता हो, तो फिर वहां पर जाकर के एज एन इंडियन मैं उस पॉइंट को बिल्कुल कंडेम करूंगी और हम सभी को करना चाहिए। तो ईरान को लेकर के जब हम भारत को की ओर देखते हैं तो स्ट्रेटेजिकली हम चाबहार में इंगेज्ड हैं, ऑयल एंड गैस को लेकर के इंगेज्ड हैं, वो सब कुछ चीजें हैं। लेकिन जब बात आतंकवाद की आती है और जब बात कश्मीर की आती है तो वहां पर जो ईरान का स्टैंड है उसके साथ भारत या हम सब नहीं खड़े हो सकते। अब इजराइल की ओर देखते हैं तो मैंने लगातार यही बताती हूँ कि इजराइल इतना टाइम टेस्टेड पार्टनर है कि जब हम पर आर्म्स एम्बार्गो लगा था कारगिल युद्ध में, किसी देश ने हमारी सहायता नहीं की थी, तब लेजर गाइडेड बॉम्ब्स जिनसे हमने युद्ध जीता, निर्णायक भूमिका निभाई थी, हमें इजराइल नहीं दिए थे। तो इजराइल वो देश है जो अनकंडीशनली हमारे सपोर्ट के लिए खड़ा होता है, स्टेटमेंट्स देता है जब भी हम पर कोई आतंकवादी हमला होता है, और उस आतंकवाद का दंश वो समझता है क्योंकि वो भी वही झेल रहा है जो हम यहाँ पर झेल रहे हैं। तो इसीलिए मैं खुलकर मैं इस बात को रखती हूँ क्योंकि मेरे पास तथ्य है कि भारत एज अ नेशन और मैं एज एन इंडियन हम क्यों प्रो इजराइल बोल रहे हैं। लेकिन इसके साथ पैलेस्टीन को मान्यता बिल्कुल है और वहां हम इजराइल को कहते हैं कि जो हमारी 2 स्टेट थ्योरी है कि पैलेस्टीन की अपनी एक वहां स्थान है, उसकी एक भूमिका है, पैलेस्टीन को मान्यता मिलनी चाहिए लेकिन हमास के बिना। तो भारत का स्टैंड साफ है कि पैलेस्टीन को मान्यता मिले, हमास जैसे आतंकवादी संगठनों का खात्मा हो, इजराइल जैसा देश हमारा बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ईरान जैसे देश के साथ जो कुछ भी हुआ वहां आखिरकार ईरान की पूरी बर्बादी हुई है, 30-40 साल पहले पीछे चला गया वो। ईरान जैसे देश के लिए ये कि भाई अमेरिका ने जो कुछ भी किया एक युद्ध भूमि में परिणत कर दिया ईरान को, ईरान को भी एक मैच्योरली डिसीजन लेते हुए डिप्लोमेटिक टेबल पर आना चाहिए और यूएस को भी युद्ध को अंत की ओर ले जाना चाहिए। तो ये हमारा स्टैंड है, लेकिन अभी ये स्ट्रेटेजिक स्टैंड है, लेकिन अभी हमारा ध्यान हमारे नेशनल इंटरेस्ट्स पर है कि इस युद्ध के चलते यदि युद्ध आगे और चला तो हमारे नागरिकों पर या हमारे जो डे टू डे लाइफ है उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो सरकार का मेन जो एक फोकस है वो है। अब हमारे शिप्स पर अटैक हुआ तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए फिर एक मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है, तो यहां फिर आकर के हम इन्वॉल्व दिखाई पड़ते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से एक प्रोटोकॉल के साथ, और वही हम लगातार कर रहे हैं। ने ये देखा कि जो पाकिस्तान है वो ये नैरेटिव बनाने में लगा रहा लगातार कि जो भारत है वो इसराइल के साथ दोस्ती रखे हुए है और जो इसराइल है वो टेररिस्ट नेशन है और हम तो एंटी मतलब एंटी इसराइल है और दूसरी तरफ रॉथस्चाइल्ड के साथ पैसा भी लेके बैठ गए हैं। तो हाँ। पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, क्या आपको लग रहा है कि भारत को कोई काउंटर नैरेटिव या कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी, क्योंकि वो लगातार ये पुश कर रहा है कि भारत जो है वो आतंकवाद के साथ खड़ा है, आतंकवाद के साथ खड़ा है, इजराइल जुल्म कर रहा है और हम देखिए एक पीस मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। पाकिस्तान एक भिखारी देश है, पाकिस्तान एक मूर्ख देश है, क्योंकि यदि पाकिस्तान के
लीडर्स में और जनता में समझ होती तो अपने देश को प्रॉस्परस बनाने के लिए प्रयास करते, न कि इस स्थिति में ले आते कि आटा दाल चावल ही मुहैया नहीं है, तेल गैस मुहैया नहीं है, दूसरे देशों से उधार मांगने पड़ रहे हैं, पैसे भी और सामान भी। तो एक मौका मिल गया। अच्छा, चीन के हाथों पूरा गिरवी पड़ा हुआ है, हम ये भी जानते हैं। सेना इस देश को चलाती है। तो मुझसे एक टीवी चैनल में कल भी एक बच्चे ने प्रश्न पूछा कि पाकिस्तान और हमारी यदि तुलना करें। मैंने कहा रुक जाओ, पहले अपने प्रश्न को तुम रिफ्रेम करो। पाकिस्तान जैसे देश के साथ तुम अपने देश का कंपैरिजन कर भी कैसे सकते हो? एंड देन ही सेड कि हाँ मैम आप सही कह रहे हैं। तो अभी उसको एक मौका मिला, मौका भी क्या मिला, उसको अमेरिका यूज कर रहा है। और भारत वो देश है जिसने अपनी भूमिका, अपनी संप्रभुता का, अपने लोगों का, अपनी नीति का कभी किसी दूसरे देश को या व्यक्ति को इस्तेमाल करने नहीं दिया। अमेरिका के साथ एक स्टैंड पर हम खड़े हैं, वहां पर वो दाता और भिखारी का रिश्ता नहीं है हमारा अमेरिका के साथ में। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, हमने कहा भैया लगा दे, चल। हमने अपनी जो क्वार्टरली ग्रोथ थी वो और ज्यादा रिकॉर्ड करके बताई, 7.1% एक क्वार्टर में रिकॉर्ड हुए टैरिफ लगने के बाद, प्यूनिटिव टैरिफ्स के बाद, और उसके बाद 8% से ऊपर का आंकड़ा गया। अलग अलग जो रिपोर्ट्स आई, सबने कहा कि भारत अगले 3 से 5 साल तक एक, यदि हम औसत देखें तो 7% की एनुअल जीडीपी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ता रहेगा। तो ये हमारे लिए अचीवमेंट रही। आखिरकार ट्रंप ने ही ट्रेड डील की घोषणा की, झुके। उसको लेकर के भी हमने कहा आपकी शर्तों पर ट्रेड डील नहीं होगी, हमारी भी उसमें शर्तें हैं, उसके हिसाब से ट्रेड डील होगी। इसी बीच हमने ईयू के साथ वो मदर ऑफ ऑल डील साइन की, एक बड़ी ट्रेड डील और 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया। पाकिस्तान जैसे देश का ये कि सऊदी के साथ वो जो डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया था, इसको भी लेकर हमने चर्चा की थी। मैंने कहा भी था कि जब समय आएगा तब देखेंगे कि सऊदी कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। तो अब मजेदार बात यह कि सऊदी के साथ 10 साल का इसका डिफेंस फ्रेमवर्क है। सऊदी पर हमले कर रहा है ईरान। ईरान पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है और उधर अफगानिस्तान हमले कर रहा है पाकिस्तान पे। न सऊदी यहां आ रहा है पाकिस्तान की मदद करने, न पाकिस्तान वहां जा रहा है जब ईरान सऊदी पर हमले कर रहा है। तो ये कौन सा डिफेंस पैक्ट है भैया, ये बताओ सबसे पहले तो। अच्छा, दूसरा, जब हम चीन की दृष्टि से देखते हैं तो चीन का सारी जो इक्विपमेंट है, जो भी अभी सारे ये मिसाइल्स और ड्रोन्स चीन भेज रहा है ईरान को, वो भी पाकिस्तान भेज रहा है। और उधर जब अमेरिका कह रहा है तो कट कॉपी पेस्ट मैसेज भी लगा दे रहा है। तो पाकिस्तान इस प्रकार का देश है। तो पाकिस्तान सिर्फ नरेटिव वॉर के जरिए अपनी इमेज बेहतर बना सकता है। बेहतर कह रही हूं, अच्छी नहीं। दुनिया जानती पाकिस्तान कैसा देश है। ओसामा बिन लादेन कहां मिला था, ये पूरी दुनिया ने देखा था। तो हमें इस प्रकार के नेगेटिव नरेटिव्स का काउंटर क्या, हमने उसको देखने की भी क्या जरूरत है, क्योंकि हम एक्शन मोड में हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हम अपने विकसित भारत 2047 के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी जब हमने चीन जैसे देश में हाहाकार देख लिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई, तो हमने अपने सारे इंटरेस्ट्स को इंटैक्ट रखा, हमने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। तो हमें नरेटिव देखो, हम क्या होता है ना, जब ऑन ग्राउंड व्यक्ति नहीं जीत रहा होता है ना, जब उसे पता है कि मैं असल में नहीं जीत रहा हूं, तो वो एक नरेटिव क्रिएट करके एक नरेटिव वॉर क्रिएट करने का प्रयास करता है, जिसमें जो विजेता होता है ना एक्चुअली ग्राउंड पे, उसका ध्यान भटकाने के लिए, उसके रिसोर्सेज वेस्ट कराने के लिए। और हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो भारत उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता। तो नरेटिव क्या बनाना, नरेटिव पूरी दुनिया को पता है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने हमारे साथ ट्रेड डील साइन की, हमारे साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया, पाकिस्तान के साथ नहीं किया। यूएई ने हमारे साथ ट्रेड डील साइन की। अरब लीग के नेशंस अभी आए थे, जब ईयू के साथ अपनी डील साइन हुई है उसके तुरंत बाद अरब लीग के नेशंस के साथ अपनी एक पूरी डील और फ्रेमवर्क साइन हुआ है। मर्कोसुर जो लैटिन अमेरिका का इकोनॉमिक ब्लॉक है, उसके साथ हमारी ट्रेड डील फाइनल राउंड में। तो आप ये देखो कि हम ऑन ग्राउंड काम करके आगे बढ़ रहे हैं। और रही बात आतंकवाद का साथ देने की, तो इजराइल आतंकवादी देश है या हमास आतंकवादी संगठन है, हूती और हिजबुल्लाह क्या है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। तो हम ऐसे आतंकवादी संगठनों का या ऐसे देश जो ऐसे आतंकवाद को आगे बढ़ाते हैं, पल्लवित पोषित करते हैं, हम उनका साथ नहीं देते। इजराइल के साथ बिल्कुल खड़े। इजराइल में फिर कहूंगी कि इजराइल ने उस आतंकवाद के दंश को झेला है जो हम झेलते हैं। वहां एक कॉमन ग्राउंड है अंडरस्टैंडिंग का। तो पाकिस्तान चाहे जो बोले, पूरा विश्व समझता है कि कौन देश है जो टेररिज्म को बढ़ाते हैं और कौन देश है जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अंशु जी, मैं क्विकली आपसे ही जानना चाहती हूँ कि अब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में आपको क्या लग रहा है, क्या एंड गेम इसका है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और
इसमें हम दो इसके निकाल सकते हैं, एक लगाएं तो कयास आउटकम्स की। पहला तो वार्ता हो, युद्ध अंत की ओर जाए, जो मुझे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब युद्ध खत्म हो जाएगा। मैं लगातार शुरू से कह रही हूँ कि जब तक अमेरिका जैसा देश इसमें इन्वॉल्व हुआ है, और हम चाहे जो कह लें ट्रंप को, हम चाहे जो कह लें अमेरिका को, गलत किया अमेरिका ने, हम ये भी मान लें कि किसी की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे उसने हमला किया जाकर के, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब तक गया है अपना इतना, यदि उसने सब टेक्नोलॉजी और अपने इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं, इतना खर्चा किया है, इतने एफर्ट्स लगाए हैं, तो बिना एक सॉलिड अचीवमेंट के तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका यहां से एग्जिट होगा। वो बार बार सीज फायर की बात करेगा, वो सीज फायर वही चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। ये मैंने कहा था अभी एक शो में, बिल्कुल वही चीज हुई कि वो सीज फायर हो रहा था और वो अगले दिन सारा फ्लॉप शो हो गया। तो वो बात करता रहेगा, अपने टाइम बाय करेगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करेगा इसी बीच, और कोशिश करेगा कि ईरान की धरती पर जाकर के वो ईरान का रिजीम चेंज करा सके। ये मुझे लगता है कि अमेरिका का प्रयास रहेगा। और ईरान बहुत बुरी तरह से एग्जॉस्टेड है, इसे कोई स्वीकारे या ना स्वीकारे। ईरान जैसा देश आज तक 40 दिन तक इस युद्ध में टिक गया, ये बहुत बड़ी बात है वाकई। लेकिन इसके आगे उसके लिए रास्ता कठिन होगा, और पूरी तरह से उसके, यदि आप नेवल पावर को देखिए, आप उसके एरियल पावर को देखिए, तो बहुत नुकसान ईरान को हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है, उसकी न्यूक्लियर साइट्स बर्बाद हुई हैं, उसके बहुत सिविलियन नुकसान हम देखते हैं ईरान में पहुंचा है। तो दरअसल आप एक और चीज समझो कि जो युद्ध लड़ा जा रहा है ना, वो ईरान की धरती पर लड़ा जा रहा है और इजराइल को इंपैक्ट कर रहा है। अमेरिका को तो इसका कोई, कहीं से कहीं तक अमेरिका तो उससे अलूफ है, उसकी धरती पर तो किसी प्रकार का कोई अटैक हो नहीं रहा है। तो अमेरिका वुड लाइक टू कंटिन्यू, वो इस युद्ध को आगे खींच सकता है, उसकी कैपेबिलिटीज हैं, सैन्य भी और आर्थिक भी, भले ही अमेरिकन जनता ना चाहे। इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि ब्लीडिंग ईरान को छोड़ करके युद्ध समाप्त हो। ये तब भी मैंने कहा था जब सीज फायर की बातें हो रही थी कि नेतान्याहू बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ब्लीडिंग ईरान छूटे, क्योंकि वो इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए और इजराइल के लिए बहुत घातक साबित होगा। तो नेतान्याहू भी चाहते हैं कि एक डिसिसिव लास्ट चैप्टर ऑफ वॉर हो, और मुझे लगता है अमेरिका भी इसी की ओर आगे बढ़ेगा। और जैसे जैसे अब ईरान वीक होता हुआ नजर आएगा ना अंबर, कल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल के इस बात को प्रूव कर दिया कि बहुत लंबी लड़ाई ईरान अब नहीं लड़ सकता है, जो मुझे समझ आ रहा है। तो एक लास्ट डिसिसिव चैप्टर मुझे दिखाई पड़ता है, और हो सकता है उसमें जो गल्फ कंट्रीज हैं वो डायरेक्टली अमेरिका का साथ दे, और फिर एक डिसिसिव, एक होता है ना कि एक एंड गेम हो इसका। पर अगर डिप्लोमेटिक टेबल के माध्यम से होना होता तो ये अब तक हो गया होता। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि एक और चैप्टर इस युद्ध का हम लोग देख सकते हैं। जी बिल्कुल। और जैसे ही ये अनाउंस हुआ था, जो थोड़ा सा हम कह रहे थे कि कुछ पॉज लिया गया है, वो टेक्टिकल पॉज ही कहा जाएगा मिलिट्री टर्म में, और उससे समझ में भी आ रहा है, जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स में कह रहे हैं कि बड़ा कुछ हम बैकग्राउंड में तैयार होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स अमेरिका के पास जो रिसोर्सेज थे वो सब एग्जॉस्ट हो गए थे, और अब जो ईरान की स्ट्रेटेजी रही सिमेट्रिक वॉरफेयर की, उसमें भी थोड़ा सा उनको चैलेंज आ रहा था। तो बड़ी तैयारी के साथ शायद वापसी हो सकती है, जैसा अंशु जी भी कह रहे हैं। अंशु जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अंबर। भारत माता की जय। भारत माता की जय।